मेवाड़ की सभी संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण, चंदनबाला महिला कन्या मंडल की अध्यक्षा मिलनदी जोड़िया, महामंत्री शिवानी सेठिया, कोषाध्यक्ष दिव्या मेहता, समस्त पदाधिकारियों को सादर जय जिनेन्द्र। मेवाड़ के अंदर से सभी पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज परम हर्ष का विषय है और महासती जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद हम नहीं कह सकते। कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ आपने इन बालिकाओं को जो और मेवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र सभी बालिकाओं को एक धर्म संदेश के रूप में प्रोत्साहित कर आपने यहाँ अधिवेशन का आयोजन करवाया। मैं उस ऐतिहासिक चातुर्मास के लिए मस्जिद के श्री संघ के सभी पदाधिकारियों को आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। उन्होंने सुंदर आयोजन कर इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाया, समय समय पर अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन किया। महासती जी, हम वैसे तो कल आपके समक्ष उपस्थित हुए थे श्री संघ गमनौर लेके। मैं पुनः आपके चरणों में पूज्य जो हमारी लाडली बिटिया गमनौर की हीना केशुलाल जी लोढ़ा, उसकी दीक्षा गमनौर में आयोजित हो श्री संघ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। मैं पुनः उस विनती को दोहराते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, इस दीक्षा का जो आयोजन गमनौर में हो वो भव्य होगा। समुचित व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं संघ द्वारा की जाएगी और एक भव्य आयोजन हीना की दीक्षा जो ऐतिहासिक होगी उसके लिए आपसे निवेदन है। और आसपास में विचरने वाले सभी साधु साथियों को गमनौर में आयोजित होने वाली दीक्षा की भव्यता बनाने तो सभी साधु साथियों को गमनौर निवेदन करके पधारने की विनती होगी। आप जल्द से जल्द गमनौर की इस विनती को तारीख और दीक्षा का स्थान जो गमनौर आपके लिए विनती लेकर आया था उसका आप जल्द से जल्द हमारे आदेश फरमावे और एक विनती लेके आपके समक्ष उपस्थित हो। आप सबको जानकारी और सूचना निमंत्रण दे दिया गया पूर्व में पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य पुण्य माता साहब की द्वितीय पुण्यतिथि का भव्य कार्यक्रम दीक्षा स्थल कड़िया संस्थान में 27-28 सितंबर को आयोजित है। हमारे अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय, संस्थान के सभी मेवाड़ की सभी संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ विराजित है। मैं उन सबकी तरफ से और कन्या संस्थान की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, खासकर कन्या मंडल से भी आप यहाँ बाहर 2 दिन का जो आयोजन है
27 तारीख को है। शाम को भक्ति संध्या सुप्रसिद्ध कलाकार अनिल जी के मौत आ रहे हैं। दूसरे दिन गुणानुवाद का कार्यक्रम है। भारतवर्ष से सभी पदाधिकारी श्रावक आ रहे हैं। आप सबसे कृपया निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पा रहे हैं। मुझे महासती जी से भी निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद फरमावें और श्री संघ मस्जिद में 2 दिन के कार्यक्रम पोस्टपोन रखे। सब श्री संघ के पदाधिकारी भी वहाँ आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजू जी पोखरना, दिलीप जी लोड़ा और भी सहयोग इनके बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर आयोजन करते हैं। वैसे ही हमारी धर्म श्रद्धा के सिग्नल भी सांसारिक जीवन में फंसकर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और ये सिग्नल तभी रिकनेक्ट हो पाएंगे जब हम सब मिलकर एक साथ धर्म की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसीलिए हम कन्या मंडल एक प्रयास करना चाहते हैं ताकि आप सभी को धर्म से रिकनेक्ट कर सके और इस डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट प्रोग्राम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। उसके जजेस के लिए मैं हमारे कन्या मंडल के प्रभारियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। छाया जी लोढ़ा, सीमा जी घनौलिया, चंदा जी कोठारी, निकिता जी मेहता, शिमी जी पोखरना। हमारे कन्या मंडल के प्रभारी जजेस के लिए आ जाएं और ये कार्यक्रम का अब हम शुरुआत करते हैं। अंधविश्वास की दौड़ में ज्ञान का मार्ग पाना है। शांतिमय जीवन के लिए ही शुद्ध ध्यान को ध्याना है। तो आइए बुलाते हैं टीम भिलवाड़ा को उनके टॉपिक के साथ मोक्ष मोहशय सच्चे धर्म की पहचान। आमंत्रित है टीम भिलवाड़ा। हेलो हेलो हेलो। हाँ उस्ताद, आज खेल में मजा नहीं आ रहा। सही कहा उस्ताद। आज कोई नया खेल करेगा। क्या करेगा? मंथन करेगा, धर्म का मंथन करेगा। ये खेल बहुत बढ़िया है। इसमें मतलब पैसा भी बहुत मिलेगा। सही कहा दोस्त। हमारे खेल में तो लोग 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, पर धर्म के नाम पर लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं। हाँ उस्ताद, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है। यहाँ कितने गुरु धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं। आखिर ये धर्म क्या है? इस धर्म से आदमी क्या पाना चाहता है? हम भी तो देखें। हाँ तो भाइयों और बहनों, मेहरबानों और कदरदानों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया तमाशा। तो आज हम करेंगे धर्म का मंथन। हाँ उस्ताद। चल भाई जमुरे मंथन करते हैं। मुझे किसने बुलाया है? मैं अनंत काल से दुनिया पे राज कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ किसने बुलाया है? आप कौन है महाराज? हम तो यहाँ धर्म का मंथन कर रहे थे, परंतु आप यहाँ प्रकट हुए। हम वो राजा है। हमें दुनिया मिथ्यात्व के नाम से जानती है। दुनिया के समझी होकर हमारा ही राज है। जब तक आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। परंतु महाराज आपका स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप हा 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 हा। तो सुनो, प्रत्येक जीव शुद्ध परमात्मा अनंत सुख का सागर है। मैं उन्हें अपने शरीर में बंदी बनाकर रखता हूँ। मेरे ही कारण 14,84,000 जीव योनि में भटकता है। शरीर को मैं माना तो ये पाप है। सारे पाप पुत्र है और सब पुत्र पापों का मैं बाप हूँ। अरे महाराज, आप तो बहुत ही पहुँचे हुए मालूम पड़ते हैं। आप जीव के साथ कब तक रहते हैं? अरे मैं तो हमेशा ही जीवों के साथ रह रहा हूँ। सारे पुण्य पाप की जड़ मैं ही तो हूँ। अभी तो देखो मेरे कितने रूप है। आगे मंथन करो, पता पड़ेगा। अच्छा चल भाई जमुरे
मंथन करते हैं। हाँ उस्ताद। धर्म का मंथन, धर्म का मंथन, पटरानी मंथन। आप कौन है देवी? मैं मोह राजा की पटरानी आत्मभ्रांति हूँ। मैंने सब जगह मोह राजा का साम्राज्य चलाता है। अच्छा, वो कैसे? मैंने अनादिकाल से जीवों को भ्रमित कर रखा है। उन्हें अपने स्वरूप का पता भी नहीं चलने देती। जीव जहाँ जन्म लेता है वह वही का हो जाता है। जब तक पाप पुण्य व जो भी करता है अपने को उसी रूप में ले लेता है। मैं इस जीव को सब कुछ करने देती हूँ लेकिन इस स्वरूप का भाव नहीं होने देती। मैं आत्मभ्रांति हूँ, मोह राजा की पटरानी, सारी दुनिया पर राज करती हूँ। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, चल भाई जमुने आगे मंथन करते हैं, आगे देखते हैं होता है क्या। हाँ उस्ताद। धर्म का मंथन, सारा प्रकट होता है। हाँ 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 हाँ। ये क्या कहानी कर रहे हो? कौन है आप? कौन है आप महाराज? हम तो यहाँ धर्म का मंथन कर रहे थे, परंतु आप तो धर्म का कुछ दिखाई नहीं देते। अरे मूर्खों, मैंने ही धर्म के नाम से सारी दुनिया को अपने अधीन कर रखा है। मैं कषाय हूँ। जब मैं तीव्र रूप धारण करता हूँ तो जीव मुझसे डरते हैं और जब मैं मंद होकर आता हूँ तो लोग मुझे ही धर्म समझते हैं। मैं मोह राजा का सेनापति हूँ और ये चार मेरे सिपाही हैं जो जगह जगह जीवों को अपने से अधीन कर सच्चे धर्म से दूर रखते हैं। ये है क्रोध, मान, माया, लोभ। इन्हीं की दुनिया राग देश के रूप में पहचानती है। परंतु महाराज, अभी तो महाराजा कह रहे थे कि सारी दुनिया उनके अधीन है और अब आप कह रहे हैं कि सारी दुनिया आपके अधीन है, तो सत्य क्या है? वह भी यही है, आप दोनों जाके तय कर लीजिए। हा 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 हा। ये कषाय तो मेरा मंत्री है। मेरे होने पर ही इसका जोर चलता है, वरना इसका कोई अस्तित्व नहीं, जैसे बिना जड़ के पेड़। प्रणाम महाराज, सत्य कहा। मेरी ताकत तभी तक है जब तक आप विराजमान हैं। आपके साथ होने से मुझमें जीवों को अनंत बंधन करने की शक्ति मिलती है और आपके न होने से मेरा अस्तित्व शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। आप ही शहंशाह है, लेकिन ये मूर्ख जीव धर्म के नाम से बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। आपको तो पहचानते भी नहीं। हा 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 हा। सत्य कहा कषाय तुमने। अब इन सेनापतियों से कहो कि वे अपना परिचय देवे। सेनापतियों, अपना परिचय दो। जय हो महाराज। मैं क्रोध हूँ। दुनिया समझती है कि लोगों को मारना, लोगों पर लाल पीला होना ही क्रोध है, किंतु सबसे बड़ा क्रोध तो ये समझना कि मैं जानता हूँ, समझता हूँ। ऐसा मानना सच्चे ज्ञानी के प्रति द्रोह होना और मिथ्या ज्ञानी के प्रति आग्रह होना। यही मेरा सबसे बड़ा यानी अनंत कर्मों का बंधन कराने वाला स्वरूप है। मैं नंदानुबंधी क्रोध हूँ। प्रणाम महाराज, मैं मान हूँ। अगर मैं नहीं होता तो यही मोक्ष होता। जिसे करते आए हैं उस क्रिया का त्याग कैसे करें? हमारे पूर्वज जिस संप्रदाय को मानते थे उसका त्याग कैसे करें? यह जानते हुए कि उसमें सार नहीं है, लोक अपवाद के कारण मैं इस जीव को ज्ञान की शरण में नहीं जाने देता। यही मेरा अनंतानुबंधी स्वरूप है। मैंने बड़े बड़े साधकों को भी नीचे गिरा दिया है। पद का मान, शास्त्र ज्ञान का मान और सबसे बड़ा मान, देहाभिमान कराकर मैं साधकों को नीचे गिरा देता हूँ। और ये तीसरी महिला, तुम भी अपनी विशेषता बताओ। मैं महाराज, मैं आपकी सेविका माया हूँ। मैं इस जीव को ज्ञानी सत्पुरुष से मिल जाने के बाद उनकी भक्ति में लौकिक भाव बनाकर उसे अहंकार तक रोके रखती हूँ। मेरे बहुत सारे रूप हैं, धन माया, स्त्री माया, धर्मकपट माया। किसी भी रूप में आती हूँ और संसार चक्र में फंसा देती हूँ। मैं सुनहरी नाती हूँ और मैं आपका सबसे बड़े सेनापति लोग हूँ। संसार के सभी जीव मेरे अधीन है। धन का लोभ, पद का लोभ, ये तो सामान्य बात है। मैं बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी धर्मात्माओं को नाम, पद, प्रतिष्ठा के लोभ में डालकर नीचे पटक देता हूँ। और तो और मैं ज्ञान में बड़े साल तक भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता और उसे वहां से भी गिरा देता हूँ। वाह मंत्री जी वाह, तुमने तो बहुत अच्छे सेनापति रख रखे हैं। ऐसे ही कार्य करते रहो, मुझे खुराक मिलती रहेगी। जो आज्ञा महाराज। वाह महाराजा, आपका साम्राज्य तो बहुत विशाल है। अरे अभी तो तुमने देखा ही क्या है। मैंने
धर्म के नाम पे कितना पाखंड फैला रखा है। अभी मंथन करो फिर पता पड़ेगा। अच्छा चल भाई जमूरे मंथन करते हैं। हाँ सर। धर्म का मंथन, धर्म का सांप्रदायिकता का प्रबंधन। हाँ हाँ हाँ, मैं सांप्रदायिकता, मैंने धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब पुरानी बात हो गई है। मैंने जैन धर्म के भी टुकड़े कर रखे हैं। सानकवासी, तेरापंथी, बाईसपंथी, इन सब के समूह बना रखे हैं। प्रणाम। चल जब जमूरे मंथन करते हैं, आगे और कौन आता है देखते हैं। हाँ सर। कौन मंथन? प्रणाम महाराज। आश्रव, तुम तो मेरे बहुत बड़े सेनापति हो। इन खेल कराने वालों का अपना परिचय दो। मैं आश्रम हूँ, मैं कर्मों का आगमन करता हूँ। मैं पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार जीव को बंधन में बांधकर उनको संसार में भटकाता रहता हूँ। और आपके साथ ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरे बेटे पाप और पुण्य हैं, बाकी उनके बच्चे हैं। पाप और पुण्य, क्या ये दोनों भाई हैं? क्या ये दोनों एक ही पिता की संतान हैं? हाँ, ये दोनों भाई हैं, दोनों ये गर्म मन के कारण दोनों का व्यवहार अलग है। परंतु पाप तो बहुत सरल और भला दिखता है और पुण्य तो बहुत सरल और अच्छा दिखता है, परंतु पाप तो उसके बिल्कुल ही विपरीत है। दोनों गर्म मन के कारण संसार में भटकते रहते हैं। पाप और पुण्य दोनों अपना परिचय दो। मैं पाप हूँ, अशुभ पाप के रूप में जीव के परिणामों को बिगाड़ता हूँ, नरक की गति में ले जाता हूँ और उन्हें दुखी करता हूँ। अधिकतर जीव मुझे अब बुरा समझकर मुझसे दूर भागते हैं, किंतु वे मूर्ख हैं। वे दिन रात मेरा ही सेवन करते हैं। बलि देना, बलिदान देना, इन सभी को सबने धर्म समझ रखा है, किंतु वे सभी मेरा ही सेवन कर रहे हैं। जगह जगह दंगे कराना, धर्म के नाम पर दंगे कराना, यह मेरा ही तो रूप है। यह सब मेरा ही चमत्कार है। यह सब मेरा ही चमत्कार है। मेरे दो पुत्र हैं, उनमें से ये मैं ऐसा जगह जगह खून खिलाने वाला काटने, मेरा काम है तो इसलिए सबसे बड़ा काम है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा काम ये है कि मैं काटना निश्चित परिणाम को काट रहा। प्रणाम महाराज, मैं परिग्रह हूँ। वैसे तो भगवान ने मुझे बहुत बड़ा पाप कहा है, लेकिन धर्म के स्थानों पर मुझे बहुत सम्मान मिलता है। जिसके पास धन अधिक होता है उसे पुण्यवान कहा जाता है। झूठ, अत्याचार, मायाचारी सब मेरे ही कारण तो होते हैं। मैं भाई भाई को आपस में लड़वा देता हूँ और फिर कहते हैं बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपैया। अरे मैं सबको अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ। मैं जज डॉक्टर से अन्याय करवाता हूँ, बेटा बेटी लिखवा देता हूँ। मेरे आगे सब खराब है। मैं सब पापों का मुक्त हूँ। अरे पर ये पुण्य तो सबसे अच्छा होता है, तो ये पाप का भाई कैसे हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, यही तो चमत्कार है। ये मेरा भाई 5 स्थानों में पड़ा है, पर मैं तो धर्म स्थानों में ही पढ़ता हूँ। मुझे सब धर्म ही समझते हैं। दया, दान, व्रत, तप आदि करके समझते हैं कि वे धर्म कर रहे हैं, जबकि वे संसार ही बढ़ाते हैं। मैं उन्हें देव आदि गतियों में ले जाता हूँ और वास्तविक धर्म से भटका देता हूँ। मैं आश्रम की संतान हूँ। मेरे भी बहुत से पुत्र हैं। ये दो यहाँ आए हैं, उनसे मैं दान हूँ। मैं सबको बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ, इसलिए लोग समझते हैं कि मैं धर्म हूँ और मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं उन्हें स्वर्ग के रास्ते ले जाते हुए संसार में भटकाता ही रहता हूँ। मैं बढ़ता हूँ, लोग मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं, मुझे ही धर्म समझते हैं। लेकिन बढ़त का हिंसा का कारण होता है। लेकिन मैं अज्ञानी उनकी नकल करके मुझे ही धर्म समझते तो और संसार को आगे बढ़ाते हैं। हाँ 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 हाँ, मैं परिवार के साथ मोर अख्तर की सेवा में लगा हूँ और माँ की
देखा तुमने मेरा परिवार, मैंने समस्त संसार को अपने वश में कर रखा है। सारे लोगों पर मेरा ही राज है। ऐकेंद्रिय से लेकर पंचम जीवन तक जीव, मनुष्य, तिर्यन, नरक, देव सब मेरे ही वश में है। मैं धर्म स्थानों पर किसी न किसी रूप में मौजूद रहता हूँ। अभी और मंथन करो और पता पड़ेगा। चल भाई जमुरे, मंथन करते हैं। हाँ उस्ताद। प्रणाम महाराज। आप कौन है देवी? आप तो बड़ी सुशील दिखाई दे रही है। क्या आप ही महाराजा के परिवार से हैं? कौन है आप? सही कहा आपने, मैं पर्याय दृष्टि हूँ। प्रत्येक जीव पूर्ण शुद्ध नित्य ध्रुव भगवान आत्मा है। ये सभी जीवों का स्वभाव है, किंतु मैं सभी जीवों को बदलती हुई अवस्थाओं का लक्ष्य कराकर अपने स्वभाव से भटका देती हूँ। सभी जीव स्वयं को कर्म से बंधा हुआ मानते हैं तथा शुद्ध पूर्ण होने का लक्ष्य रखते हैं, जबकि दशा तो बदलती रहती है और बदलती हुई दशा का लक्ष्य रखने वाला कभी भी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु मोक्ष कौन पाता है? ये तो सतगुरु द्वारा ही बताया जा सकता है ना महाराज? सत्य कहा प्रयागदृष्टि, तुमने तो मेरे मरण की बात कह दी। अगर जीव आत्मज्ञानी सद्गुरु की शरण में चले जाए, निष्ठुर स्वभाव का आश्रय करे, तो मुझे मरना ही होगा। वहां मेरा कोई जोर नहीं चलता। जमुरे, ये भूत तो अपना पीछा ही नहीं छोड़ रहे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। चल, अब क्या करें आप? उस्ताद यहाँ से भाग लेते हैं। भाग लेने ये तो अपने पीछे आएंगे। तो उन्होंने कहा ना इनका किसी की गुरु ज्ञानी के सामने इनका जोर नहीं चलता है, तो किन्हीं गुरु की शरण में चलते हैं। चल भागते हैं। अरे अरे अरे, तुम कहाँ भाग रहे हो? खेल तो पूरा करो। उनके पीछे दौड़ते हैं, सदगुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। अरे अरे अरे, मैं कहाँ आ गया? यहाँ मेरा जोर ही नहीं चल रहा। मैं कमजोर हो रहा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे उस्ताद, ये भूत तो भाग गया। हाँ जमुरे, यह बहुत विशाल पवित्र जगह दिखाई देती है। यहाँ पर अवश्य कोई साधु बैठा होगा। अरे आप लोग कौन हो और किससे ढूंढ रहे हो? हम खेल तमाशा दिखाने वाले हैं महाराज। हम खेल तमाशा दिखा रहे थे, तभी एक महाराजा प्रकट हुए। फिर जाने कैसे उनका परिवार प्रकट हुआ, हम उनसे पीछा छुड़ाकर आए हैं। आप कौन हैं? आपके यहाँ आके हमें बहुत शांति मिल रही है। अरे आप लोगों ने गलत स्थान पे धर्म का मंथन किया। सच्चा स्थान में होते और धर्म भी नहीं होता। धर्म मन का धर्म मन में होता है। अब आप कैसे आ गए हैं? यहाँ मंथन करिए। आप सत्य कह रहे हैं। चल जमुरे, यहाँ मंथन करके देखते हैं। हाँ, अवश्य साथ प्राप्त होगा। हाँ उस्ताद। गमंथन धर्म, गमंथन धर्म, गमंथन। नो सजेशन का प्रवेश। मैं नो सजेशन की साधना हूँ भाई, इससे ही धर्म की शुरुआत होती है। मैं सच्चे वैराग्य भाव को उत्पन्न करता हूँ। मैं धर्म की भूमिका बनाता हूँ। नो सजेशन मतलब कोई सलाह मशवरा नहीं, परंतु संसार तो बिना सलाह के चलता ही नहीं है। किसने कहा मुझे संसार चलाना है? मैं तो संसार से मुक्त करने वाला हूँ। मेरे से ही तो धर्म प्रकट होता है। सत्य है, पूर्ण सत्य, परंतु कभी सलाह लेनी पड़े तब क्या करें? अगर कभी सलाह लेनी पड़े तो तुम उसे जुड़ो मत। अगर समझ लो अपन को अगर किसी ने सलाह मांगी और अपन ने दी, उसे मान लिया तो तुम्हें राग हो जाएगा, नहीं माना तो तुम्हें द्वेष हो जाएगा। दोनों में नुकसान तुम्हारा ही है। और अगर यदि कभी सलाह देनी भी पड़े तो तुम उसे जुड़ो मत, कर्म समझकर छोड़ दो। चलो अब मैं चला। सत्य का महाराज, हम आगे मंथन करके देखते हैं। आगे हमें अवश्य कोई अच्छी प्राप्ति मिलेगी। अब टू नैपकिन का प्रवेश। गमंथन धर्म, गमंथन धर्म, गमंथन। आप कौन है महोदय? मैं क्यों नहीं हूँ? प्रारंभ से लेकर अंत तक धर्म की समस्त घटना मुझी में समाती है। मैं साधन हूँ, मैं साध्य हूँ, मैं साधक हूँ। मैं ही धर्म हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं मोक्ष का स्वरूप हूँ। मैं शांति हूँ, मैं निराकुल सुख, मैं सहज दशा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निरपेक्ष। परंतु इसको करते कैसे हैं महाराज? अरे इसे सिर्फ देखना है, न रोकना है न टोकना है। विचार आते वो कर्मों का उदय है, इसे सिर्फ जुड़ो। ये निर्जरा के लिए आते भगवान महावीर
सामायिक बताइए, यानी डू नथिंग। इसे करते कैसे हैं? अरे कर मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति होती है उसे देखते रहो, उसे रोको मत, वे स्वाभाविक रूप से आएंगे। तुम करने में लगे हो इसीलिए तुमको पता नहीं चलता, ये अपने आप ही हो रहा है, ये कल्पना है। चल के जमुरे आगे मंथन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ उस्ताद। आप कौन है महोदय? मैं बी हैप्पी हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं धर्म का फल हूँ। जो भी गुरु की आज्ञा से नो सजेशन डू नथिंग की आराधना करता है, मैं वहाँ बिना किसी प्रयास के ही प्रकट हो जाता हूँ। मैं अस्तित्व रूप हूँ, मैं ही धर्म हूँ और धर्म का फल हूँ। आनंद स्वरूप हूँ, सहज स्वभाव हूँ, सर्वत्र सब जीवों में व्याप्त हूँ। मात्र भान दृष्टि होने से मैं भान में नहीं आता, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता हूँ। मैं बी हैप्पी हूँ। बी हैप्पी मतलब आनंद, हम यही तो चाहते थे। यही चाहते थे तो मैं तुम्हारे ही पास हूँ, तुम्हारे ही अस्तित्व हूँ, तुम्हारे अंदर ही स्थित हूँ। पर ये दुनिया भारतवर्ष मुझे बाहरी साधनों में ढूंढ रही है। बाहर खोजने से मैं मिलने वाली नहीं हूँ। अंतर का आनंद अंतर में ही मिलता है। मैं तुम्हारे ही अंदर स्थित हूँ, तुम्हारे ही स्वभाव में हूँ। हे जीव भूल मत, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ। अंतर का आनंद अंतर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब मैं समाधि में स्थित होता हूँ, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। सही कहा महाराज आपने, हम भी अब यही करेंगे। बहुत ही सुंदर ये भिलवाड़ा कन्या मंडल की ओर से प्रस्तुति थी। बहुत मैं कुछ घोषणाएं हैं उसको करूँ। 1,21,000 रुपए बालिका मंडल को सहयोग राशि दी है, उनका मैं मंडल की ओर से हार्दिक आभार करता हूँ। 1,11,000 रुपए चंद्रा जी कोठारी जो हमारे समारोह गोरख थे, उन्होंने बालिका मंडल को प्रदान की, उनको भी मैं मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। 75,000 प्रेमा के अशोक जी राजावर पुष्पा जी कन्यालाल जी की ओर से बालिका मंडल को प्राप्त हुई ध्वजारोहण की तरफ कर्ता की ओर से, उनका भी मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रमीला जी सूर्या, कंवरलाल जी सूर्या एवं कमला जी चौधरी की तरफ से 21,000 रुपए बालिका मंडल को प्राप्त हुए, उनका भी बहुत बहुत आभार। एवं बांगीलाल साहब लोड़ा पथिक बिहार धाम घोड़ाघाटी के अध्यक्ष साहब की तरफ से 5100 रुपए, श्रीमान लक्ष्मीलाल जी बडाला महामंत्री पथिक बिहार के 5100 रुपए, श्रीमान भोलीनाथ जी कोठारी की तरफ से 5100 रुपए, गड़िया संस्थान के महामंत्री जी श्रीमान ओम जी मानव की तरफ से 5100 रुपए कन्या मंडल को प्राप्त हुए। मैं सभी महानुभावों का कन्या मंडल संयुक्त बालिका मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके आशीर्वाद से ही यह मंडल आगे बढ़ेगा। आप समय समय पर इस मंडल को अपना आशीर्वाद देते रहे। अभी कार्यक्रम बहुत ही सुंदर सुंदर है, गुजरात कन्या मंडल का है, स्थानीय कन्या मंडल का भी आप विराजे। ठीक समय पर कार्यक्रम पूरा होगा, आप शांति से विराजे। कार्यक्रम चले उससे पहले घोड़ाघाटी पथिक बिहार धाम के अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि आप संक्षिप्त में अपना उद्बोधन करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कृपया थोड़ी सी शांति बना रखिए। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सी वंदन, सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन, पूज्य गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल गोडी मैया प्रेम राज विजय के चरणों में वंदन। अत्र विराजी चंदनबाला बालिका मंडल के सभी मेवाड़, सभी बालक बालिका सभी मुख्य अतिथि और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जयनंदन। मैं आप सबको पथिक बिहार धाम घोड़ाघाटी की ओर ले जाना चाह रहा हूँ। पथिक बिहार धाम घोड़ाघाटी आप सब बालिका मंडल से निवेदन है, 7 दिसंबर के दिन प्रथम पुण्यतिथि मदन मुनि महाराज की मनाने जा रहे हैं। आप सभी बालिका से निवेदन है, सभी इसी तरह से जैसे आप ड्रेस कोड से आए ऐसी ड्रेस कोड से आप वहां आकर उस दिन की प्रथम पुण्यतिथि को भव्य अपन मनाने जा रहे हैं। जितने भी आपके गांव में, आप तो आना ही है, आपके परिवार से जितने भी लोग हैं आजू बाजू गाँव से, सबको लेकर आपको प्रथम पुण्यतिथि मदन मुनि महाराज की वहाँ घोड़ाघाटी
वहीं 7 दिसंबर, खाली अपनों ने एक दिन का ही रखा है, 7 दिसंबर उसको अपन भव्य मनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि कृपया आप 7 दिसंबर नोट करें। आज इस प्रोग्राम में बालिका मंडल ने जो हमें मान सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार है। और मैं इस बालिका मंडल के अध्यक्ष की मीना जी चोरडिया और इन सभी पूरी टीम से यही निवेदन करूंगा कि इन सब बालिकाओं को एक साथ आप लेकर 7 दिसंबर को लेकर घोड़ाघाटी पधारें। और महाराज साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप 7 दिसंबर जो है उसके पहले ही आप वहाँ घोड़ाघाटी पधारें और इस कार्यक्रम में हमारे को मतलब आशीर्वाद प्रदान करें। जय जिनेंद्र, जय मां। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब का। 51,000 रुपए राजेंद्र जी नलवाया समाज सेवी उदयपुर की तरफ से बालिका मंडल को प्राप्त हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 2100 रुपए फैमिली सिस्टम की ओर से प्राप्त हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के बाद अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो करत नशे का सेवन, खोवन चेन कर दुष्कर जीवन, राह ये फिसलन वाली दे, फंसे तो रुक पाए नहीं क्लेश। तो आइए बुलाते हैं साउथ गुजरात टीम को उनके टॉपिक व्यसनों के फैशन के साथ। साउथ गुजरात टीम आमंत्रित हो। दक्षिण गुजरात कन्या मंडल द्वारा एक नाटिका प्रस्तुत की जा रही है और विषय है व्यसन मुक्त। आइए देखते हैं नाटिका का प्रथम दृश्य। स्कूल लाइफ। दो फ्रेंड्स थी जो जैन परिवार से थी और उनकी एक फ्रेंड थी जो अलग धर्म से थी। जब ये तीनों फ्रेंड स्कूल में पढ़ती थी तब उन सबको ये सारे एडिक्शन वाली चीजों से नफरत हुआ करती थी और जब वो किसी और को खाती या पीती ये देखती थी, समझाती थी कि ये सारी चीजें अपने लिए हानिकारक है। जब भी कोई और उन तीनों फ्रेंड को ऐसा कोई व्यंजन करके चीज़ों के लिए पूछते थे तो वो तीनों वहाँ से इनकार करके निकल जाती थी। तो आइए देखते हैं स्कूल लाइफ के बाद तीनों फ्रेंड में क्या क्या परिवर्तन आया। थोड़े समय बाद ये तीनों फ्रेंड्स मिलती हैं। हाय रिया, कैसी है? एकदम मस्त। तू कैसी? मैं भी बढ़िया। रिया, तेरे होठों और तेरे दांतों को क्या हुआ है? क्या हुआ? ये तेरे होठों और दांतों का रंग चेंज कैसे हो गया है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। रिया, कहीं तुझे बुरी आदतों का कुछ लत तो नहीं लग गई है? बुरी आदतें और मैं? ओ नो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है। रिया झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है। फेज 2 कॉलेज लाइफ। थोड़े समय बाद तीनों फ्रेंड्स एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। जब ये तीनों फ्रेंड ने कॉलेज में एडमिशन लिया तब उनकी कई और फ्रेंड्स बनी जो मॉडर्न जमाने की थी। एक दिन ये तीनों फ्रेंड क्लासरूम में बैठी थी। उनके कॉलेज की एक फ्रेंड हर्षिता उनको बुलाती है। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। मैं एकदम बढ़िया। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही। अरे चलो अपन चाय की टपरी पे चलते हैं, चाय पीते हैं। चलो। ये चारों फ्रेंड चाय की टपरी पर पहुंचते हैं और वहाँ उनकी बातचीत चालू हुई। अरे वाह, क्या चाय है, कितनी अच्छी, मजा आ गया। अरे अपन कुछ नया ट्राई करें चाय के साथ। कुछ नया? क्या नया? अरे ना क्या चाहती हो? तुम समझे नहीं? अरे कहीं तुम चाय के साथ सिगरेट की बात तो नहीं कर रहे हो? सही, मैं इसी की बात कर रही हूँ। तू ये क्या बोल रही है? चाय और सिगरेट? तू कब से पीने लगी ऐसा सब कुछ? अरे ट्राई करके तो देखते हैं, बड़ा मजा है। अरे बहुत मजा है तो तुम ट्राई तो करो। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
एक दिन सेजल स्थानक में मानसा के दर्शन करने जाती है। वहाँ मानसा बुरी आदतों के बारे में व्याख्यान दे रहे होते हैं। व्याख्यान होने के बाद सेजल और मानसा के बीच की वार्तालाप, आइए देखते हैं क्या बातें हुई। मत मारो। दया पालो और मानसा सुख साता आनंद मंगल और मानसा किस तरह आनंद मंगल। और क्या कर रहे हो? मैं मानसा अभी मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। तुमने आज का प्रवचन सुना? जी मानसा। तो बताओ आज के प्रवचन में क्या था? आज के प्रवचन में ऐसा था कि आज की जनरेशन जैसे स्मोकिंग, सिगरेट्स वगैरह या हुक्का वगैरह जो भी करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने शरीर के लिए नुकसान है और वो हमारे परिवार वालों को भी दुखदायक है। तो क्या तुमने इसमें क्या सीखा? मैंने इससे ये सीखा है कि हमें ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमें पौष्टिक वाली चीज़ों से ही अपना ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक बात पूछूंगा कि उस बात का पालन करोगी? जी मानसा, जरूर फरमाइए। मैं तुम्हें आज से आजीवन के लिए कोई भी व्यसन के शोभन देती हूँ कि तुम आज के बाद कोई भी व्यसन नहीं करोगी। जी मानसा, जरूर। सेजल ने अपने दिल से मानसा के शोभन को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद हर्षिता का फोन सेजल पे आता है। हेलो, हाँ सेजल, और हाँ? कैसी है? बस बढ़िया, तू बता, तू कैसी है? तू देख ही नहीं रही, कहाँ है भाई? बस यही हूँ, तू कहाँ है? अरे मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? अरे सुन, मैं तेरे को ये बोल रही थी कि अपने कॉलेज वाले फ्रेंड्स ने आज शाम को पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अपन को उसमें जाना ही है। अच्छा ठीक है, मैं अरे तूने क्या प्रियंका और रिया को भी इन्फॉर्म किया क्या? अरे मैं तो भूल ही गई, चल मैं उनको भी बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, उनको भी इन्फॉर्म कर दे, फिर शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं उनको बोल देती हूँ। शाम को सभी फ्रेंड्स पार्टी में मिलते हैं। कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले हैं ना? अरे टाइम ही नहीं है, क्या करे यार। इतना तो कहाँ बिजी रहते हो तुम सब? सब यहीं पे मिलना नहीं हो रहा किसी से, चलो। हाँ सही है। आज मिले तो सही एक बार। और फ्रेंड्स देखो, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोग कुछ कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अपन भी ज्वाइन करते हैं उन्हें। हाँ चलो चलो, अपने भी मजे करते हैं। चारों फ्रेंड्स अपने क्लास वाले में ज्वाइन होते हुए नहीं, हम नहीं पी सकते, हम जैन है, ये हमारे संस्कार अरे नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, ट्राई तो करो। अरे नहीं, ये सारी चीजें नहीं बाबा, नहीं हम ऐसी सारी रिया चीजें तू ही इनको समझा। अरे नहीं। हर्षिता रिया सिगरेट लेकर आती है। अरे प्रियंका मना क्यों कर रहे हो? एक बार अरे ट्राई करके तो देखो, मजा नहीं आया तो मत करना। नहीं, हम ऐसी सारी चीजों का हाथ भी नहीं लगाते। अरे प्रिया तो इतना बोल रही थी, एक बार ट्राई करके देखते हैं। हाँ प्रिंकू, ले ट्राई कर। अरे प्रियंका, ये क्या कर रही है? तूने ये सब कब शुरुआत करी है? अरे शुरुआत नहीं करी है, पर एक बार अपने कोशिश ट्राई तो कर रहे, ट्राई करने में क्या जाता है? कौन सा हम रोज रोज पीने वाले हैं? अरे तेरे को पता है ये सारी चीजें अपने तबीयत के लिए कितनी खराब है? अरे मुझे पता है, पर कौन सा अपने रोज रोज पीएंगे? एक ही बार तो ट्राई कर रहे हैं। अरे रोज की बात नहीं है, तू आज पिएगी, कल पिएगी, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, ऐसे करते करते तेरी लत लग जाएगी। ये तेरे शरीर के लिए बहुत नुकसान है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू एक बार ट्राई तो करके देख। तुम लोग ट्राई तो करो, एक बार करने में क्या हर्ज है? ठीक है, मैं तो ट्राई कर रही हूँ, तू देख ले, देखो ट्राई करना है कि तू भी ट्राई कर एक बार। प्रियंका, मैं तो तुझे अभी भी मना कर रही हूँ कि मत कर, फिर तेरी इच्छा, तुझे जो सही लगे वो कर। इतना समझाने के बाद भी प्रियंका ने सेजल की बात न मानकर हर्षिता और रिया का देखते ही देखते प्रियंका को भी हर्षिता और रिया के जैसे सभी चीजों की लत लग गई थी। फेज 5। एक दिन वापस सेजल प्रियंका मिली। उस दिन भी प्रियंका सिगरेट पी रही थी। अरे प्रियंका, ये क्या पी रही है? मैंने तुझे मना किया था ना। ले तू
बहुत दिनों से सेजल और प्रियंका की बात नहीं हुई। फिर सेजल ने प्रियंका को कॉल करा। सेजल का कॉल प्रियंका की मम्मी ने उठाया। हेलो हेलो, प्रियंका किधर है? मम्मी बोल रही हूँ। हेलो आंटी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। प्रियंका किधर है? प्रियंका तो बेटा उसकी काफी दिनों से तबीयत खराब है, क्या तुम्हें पता नहीं है? नहीं आंटी जी, क्यों क्या हुआ उसे? अरे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और काफी दिनों से खांसी भी बहुत आ रही है बेटा। ऐसा सब कब से हुआ उसे? नहीं पता। अच्छा ठीक है आंटी जी, मैं उसे मिलने आती हूँ। ठीक है बेटा, एक बार आ जाओ। ठीक है आंटी जी, जय जिनेंद्र। सेजल प्रियंका के घर पहुंचती है। अरे प्रियंका, ये क्या हुआ तुझे? पता नहीं सेजल, बहुत दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खांसी भी बहुत हो रही है। अरे तूने डॉक्टर को दिखाया? नहीं मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। अरे पागल है क्या? ऐसी लापरवाही क्यों कर रही है? तुझे एक बार डॉक्टर से दिखाना तो चाहिए। ठीक है फिर अभी कल चलते हैं अपने। अच्छा ठीक है, तो अपन कल डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, चलो। फेज 7 हॉस्पिटल। सेजल प्रियंका को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। क्या हुआ प्रियंका? डॉक्टर पता नहीं मेरे को थोड़े दिन से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खांसी भी बहुत आ रही है। मैं तुम्हें पहले कोई बीमारी थी? नहीं डॉक्टर, मुझे पहले कोई बीमारी नहीं थी। लगता है आपकी सारी रिपोर्ट्स करानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर, अपन इसकी सारी रिपोर्ट से करवाते हैं। प्रियंका की सारी रिपोर्ट्स आती हैं और वह सब हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट्स में? सब नॉर्मल तो है ना? क्या बताओ आपको, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। क्यों, ऐसा तो क्या आया है रिपोर्ट्स में? प्रियंका को लंग कैंसर है। क्या, लंग कैंसर? हाँ लंग कैंसर, और इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर, आपकी इसकी जो भी प्रोसीजर है मुझे समझा दीजिएगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटा? अरे आंटी जी देखो ना, इसको तबीयत बिगड़ रही है। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बताया? आंटी जी इसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है। क्या बोला डॉक्टर ने? इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने क्या बोला वो तो बताओ बेटा। आंटी जी इसे लंग कैंसर है। क्या? जी हाँ आंटी जी। लंग कैंसर? जी हाँ आंटी जी, लंग मैं कैंसर। झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं आंटी जी, इसे लंग कैंसर है। सीरियसली तुम अभी भी मजाक कर रही हो? नहीं आंटी जी। ये ऐसी लत इसे कब से लगी है? आंटी जी जब हम स्कूल कॉलेज में थे तब इसे बुरी संगत लग गई थी और ये व्यसन करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे आज ऐसा हुआ है। धीरे धीरे प्रियंका की तबीयत और भी बिगड़ रही है। देख प्रियंका, मैंने तुझे पहले बोला था कि तू हर्षिता और रिया की संगत में मत रह, तेरी हालत बिगड़ जाएगी, तुझे कुछ भी हो सकता है। पर तूने मेरी बात नहीं मानी और उनका साथ दिया। सही बोल रही है, मैंने तेरी बात नहीं मानी, उससे मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं गाँव के चक्कर में पड़ गई, अब मेरी फैमिली का क्या होगा? देख अब तेरी ऐसी हालत हो गई है कि तू अपनी जान भी गंवा सकती है। अब से कभी भी मैं ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी। यह देखकर हमें ये उपदेश मिलता है, जिस तरह प्रियंका ने सेजल की बात न मानी और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, तो हमें भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी गलत संगत नहीं रहनी चाहिए और स्मोकिंग और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज की जनरेशन तो आप देख ही रहे हैं, लड़के तो ये सब करते ही है, पर लड़कियों ने भी ये वर्षन चालू कर दिए हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप सब से टू नोट टोबैको का संदेश हर जगह फैलाइए। से नो टू टोबैको।
आधुनिकता के युग के नाम आधुनिकता हमारे युग की नहीं। अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ जाते हैं मानव सा मुल्क और कोई और नहीं। तो आइए बुलाते हैं टीम खमनोर को आधुनिकता की संस्कृति को बताने के लिए। आमंत्रित है टीम खमनोर। अरे बोलो ये क्या क्या बाबा करता है। जय जिनेंद्र, प्रस्तुत नाट्य के माध्यम से हम आज की युवा पीढ़ी की स्थिति बताना चाहते हैं, जैसा कि आज हर घर में देखने को मिल जाता है कि इससे एक युवा शहर के चकाचौंध और काम में लीन होकर परिवार को भूलकर अपने संस्कारों और संस्कृति का हनन कर रहा है। अरे बोलो ये मेरा पापा करता है कि आपने छोरा ने तो कोई खोज खबर ही नहीं है। अरे हे मैं नजर में एक छोरी को बात कर रहा हूं। एक काम कर दो ना, फोन लगा पर भूले का करो ने। हाँ खाने तो तुझे नजर ही नहीं आते। हेलो हेलो, हाँ बोलो, कुछ काम है क्या? जय जिनेंद्र जी कहीं नहीं, खेल छोड़। मुधारवाद में छोरी देखी दी थी और नाम है गुलाबी। क्या मैं शादी नहीं कर रहा, मुझे नहीं करनी शादी। तो बोले वो तो कर ले चुपचाप, मन पे नहीं रहा तो छाया पे को छुट्टी कोई नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, कर दूंगा शादी, लेकिन शॉर्टकट में करूंगा, ज्यादा तामझाम मुझे पसंद नहीं। हाँ ठीक है। और कल चला जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आप तो ठीक है। युवराज आता है और बहुत ही शॉर्ट में अपनी शादी निपटा देता है। अब देखिए वो शहर जाने की तैयारी कर रहा है। वाह चालू। गुलाबी गुलाबी बेटा ले गाड़ी नगर नहीं देखो जा आने का नहीं जाना पड़ेगा। जल्दी के माने छाती को तले उड़ा ये ले जाने। वाह ठीक है, चल। खुश रहो। तो नाम कूदो फलो। वाह ठीक है, चल। मारो दिमाग खराब कर दो, पता नहीं कैसी लगाई मारे पाले पड़ी। पति जी, मैं क्यों भी यू वांट टू बी। चुप कर, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश अपने पास रख, मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे शक्ल तो देखो, कौन सी लड़की मेरे पल्ले बन रही है। नाम गुलाबी और शक्ल, तौबा तौबा, सारा मूड ही खराब कर दिया। जाए यहाँ से, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। अच्छा सब्जी खत्म हो गई, मैं लेके आई। Oh my God, who are you? कौन है तू? मैं युवराज जी की बीवी गुलाबी। ओह, handsome guy युवराज। अच्छा मैं रमोना हूँ, मेरे यहाँ पिटी तो हम लोग वहाँ मिलते हैं। रमोना। दरवाजा भी खुला है, कहाँ गई है गुलाबी? गुलाबी गुलाबी कहाँ गई? मैंने क्या कर रही बकरी की तरह? सीधा बोलना। वो मुझे रिमोना जी मिले थे। रिमोना नहीं, रमोना। हाँ बोल। उन्होंने मुझे शाम को अपने घर पे बुलाने में जाऊँ क्या? जहाँ जाने जा, बस मेरा दिमाग ना खाइए। और ये याद रखिए, मेरा स्टेटस मेंटेन करके चलना होता है, तो मेरा स्टेटस खराब नहीं होना चाहिए, समझी? जा। नमस्ते। हाँ बैठो बैठो। क्या हो गया, इतनी साइड पे लग रही हो? अरे वो मेरे पति है ना युवराज जी, वो मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आप जैसी नहीं हूँ ना। ओ कम ऑन यार, लीव इट, सारे पति ऐसे ही होते हैं। हेलो गाइस। हाँ अरे अपने युवराज की बहन गुलाबी नाम है इसका। स्मार्ट का युवराज। याद दैट वन। तो अपन ड्रिंक्स करते हैं लोग लगे तो नहीं नहीं, मैं नहीं पीती, ये सब पाप है, ये सब गलत चीज है। अरे आजकल का ट्रेंड है ये सब, स्टेटस मेंटेन करने के लिए पीना पड़ता है। पियोगी नहीं तो तुम्हारा पति तुमसे प्यार कैसे करेगा? मैं पीऊंगी
रात के इस 2 बजे कौन है? लगता है रोज आई होगी पार्टी से, जाके देखता हूँ। आप यहाँ कैसे? कबो से और कैसे? अच्छा आइए, ज्यादा आवाज मत करिएगा, बच्चे सो रहे हैं। हाँ, प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए, बच्चे सो रहे हैं। वो तो पार्टी करने गई है। अरे माँ चिल कर लो ना, आ जाएगी, सोने दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। टिन टिन। I just reached home. चल रील्स बनाते है छोड़ा नीरज है छोड़ा अरे छोड़, तो अपने सुगाना पड़ी, तू एक काम कर, बाबूजी आवाला है, खाने तैयारी कर जा। अरे बच्चे नहीं आते, ना बेटा आता है, ना बहू आती, इनको भी लाया करो कभी। अरे आनंद, चल सेल्फी लेते हैं ना, आओ ना, इंस्टा पे पोस्ट करनी है। ले पोस्ट करते हैं। माँ, मेरी तबीयत खराब रहती थी, मैंने आपको बताया था, मैं डॉक्टर के जाके आता हूँ। हाँ बेटा जा, डॉक्टर साहब थोड़े कई कह ठीक है। डॉक्टर, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, आप बताइए क्या हुआ? आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और आपने अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर लिया, तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, आप टाइम पे लेते रहिएगा और आपको ऑयली फूड बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। क्या माँ, मैंने तो थोड़ी थोड़ी पी, ज्यादा तो मैं पीता ही नहीं। कुछ टाइम क्लब जाता हूँ और बाकी तो आराम से घर में रहता हूँ, फिर भी तबीयत खराब हो गई, ऐसे कैसे? आपको लगता है आपने थोड़ी पी, बट वो थोड़ी नहीं, वो बहुत ज़्यादा थी। आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी पीती तो ही ज्यादा लेगी, ज्यादा पीऊँ तो भी कम रहेगी, पता नहीं कहीं गई हूँ। मैंने तो मेरी तबीयत सारी ठीक नहीं है, थोड़ा देर में पड़ी, हालत भी ठीक नहीं लग रही है, कहीं कर अरे ये डॉक्टर तो बेटा है, वो नाना पे बया खर्च करे, मतलब चाल अपने मारा से थोड़े चाला। मारा सवाल तो कुछ नहीं, मैं इनको बाबा के पास लेके जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक बाबा बताया। तू तो है दादा रंग। हम जाएंगे। स्कूटी बाबा की, स्कूटी बाबा की, बाबा महान। बाबा बाबा इलाज करो, मेरा कल्याण करो। क्रीम गोल्ड क्रीम, बाबा की सेवा चाहिए तो दे दे गोल्ड ड्रिंक। बाबा सब दूंगा, बस इलाज कर दो। दूंगा तेरा साथ, पर लगेंगे 1 लाख रुपए, है तैयार? क्या बोलो, देते हैं कि नहीं? ले लो ले लो, ले लो बाबा ले लो। बाबा महान, बाबा महान। पैसे भी हो जाते हैं खाक, क्योंकि मॉडर्न जमाने में भी हम जैसे करते हैं इन बाबाओं पर अंधविश्वास। एम्बुलेंस ऐसा तत्व है जिसके द्वारा असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है। श्रीमान और मेला सोचने भी एम्बुलेंस करके अपने रोगों को ठीक
मारी गलती रही बाबा मैंने माफ कर दो मैं अपनी पहली बात नहीं मानी अरे बेटा कहीं नहीं बच्चों तो गलती ले रहे बनाने उतारने को माँ बाप को धर्म ले रहे माफ कर दो अभी आप सब खाते रहना एक परिवार में और ध्यान रखा असली मजा परिवार में रहते आप संस्कृति भी छोड़े मजाने वाले काम तो करना लेकिन पछतावा परिवार खाते रहेगा समाज में खाते रहेगा तो गलत काम नहीं करा और हमेशा सही राह पे चला आने वाले संस्कृति ने बरकरार रखो परिवार में हाथे चलो समाज में ले चलो जय जय संस्कार बाधाएं उत्पन्न करने वाली पीढ़ियां नहीं बल्कि मार्ग प्रशस्त करने वाली सीढ़ियां हैं हमारे नाट्य के माध्यम से हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि व्यक्ति को समाज का डर कुछ गलत नहीं करने देता जो व्यक्ति समाज वो परिवार से जुड़ा रहता है वो हमेशा खुश और सफल रहता है जो दूर रहता है वो गलत काम करते हैं क्योंकि उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता वो एक आजाद पंछी के समान होता है जो किसी बंधन में नहीं रहता आज की युवा पीढ़ी को भी समझना होगा कि संस्कारों और संस्कृति से जुड़े रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति इसके ऊपर विमल गोल्ड पुखराज जी लक्ष्मीलाल जी राठौर की ओर से 1100 रुपए नोट देने को है। हमारे धन्यवाद हमारे बीच आ चुके हैं मुंबई कन्या मंडल की अध्यक्षा प्रीति जी नाहर व कोषाध्यक्षा विधि जी पगारिया वे आगे आए बता रहे हैं उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं बुला रही हूँ चंदनवाला महिला मंडल की अध्यक्षा कमला जी चौधरी को वे आवे और दो अपना व्यक्तित्व रखें। फूलपुर सेशन की ओर से बालिका मंडल को 2100 रुपए सहयोग राशि प्राप्त हुई है उनका भी मैं बालिका मंडल की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदुस्तान का एक डंडा कहता है कि आप पीएम में हो और आपको वहां से चलना है और दूसरा डंडा कहता
मैंने उन्हें पहले ही कह दिया, मेरी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। मैंने कभी उसको घर का काम बिल्कुल नहीं कराया। शादी के बाद भी वह बिल्कुल घर का काम नहीं करेगी, ओनली जॉब ही करेगी। ओके मॉम। तभी लड़के के परिवार में वार्तालाप होते हुए, बेटा कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है। जब लड़की शादी करके अपने घर आती है तो वो अपना सब कुछ अपने लिए छोड़ कर आती है। तो तुम उसका सम्मान करना, उसका ध्यान रखना और दोनों साथ मिलकर काम करना। पढ़ी लिखी लड़की है तो जॉब भी करे तो दोनों मिलकर घर को चलाना। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। और बेटी तुम भी सुन लो, तुम्हारी भी शादी के दिन आ गए हैं। हमने तुम्हें बहुत पढ़ाया लिखाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने संस्कार कभी भी भूलो। दोनों साथ मिलकर घर को चलाना और जॉब भी करो तो अपनी घर के प्रति जिम्मेदारियां निभाना। ठीक है माँ। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन रिश्तेदार लड़के की माँ से कहते हुए, बाप रे, दोपहर के 12 बज गए, अभी तक आई नहीं वो रानी। अरे दीदी कोई बात नहीं, शादी की थकान है, सोने दो। मेरा बेटा भी तो नहीं आया, जिम्मेदारी पड़ने पर तो सब संभालना ही है। इसी बीच लड़की उठ के डर डर के आती है। सॉरी मम्मी जी, नींद का पता ही नहीं चला, आँख भी नहीं खुली। कोई बात नहीं भाभी, आपको भी शादी की थकान हो गई होगी। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। इस तरीके से कुछ दिन आराम से निकलते हैं। लड़की अपना काम करके जॉब पर जाती है, सास ससुर की सेवा करती है। इसी बीच लड़के की बहन की शादी भी हो जाती है। एक दिन लड़के की माँ की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। बहू उनकी सेवा में लग जाती है। वह कुछ दिन अपने काम से छुट्टी भी ले लेती है। इसी दौरान लड़की की माँ भी लड़की के घर आती है। जय श्री समदन साहब। जय श्री समदन साहब। और कैसी है आपकी तबीयत? समदन साहब अभी थोड़ा आराम है। आपकी बेटी बहुत सेवा कर रही है और बहू ने तो अभी जॉब से भी छुट्टी ले रखी है। लड़की की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। जितने में लड़की आती है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे माँ, आप कब आए और कैसी हो? बस बेटा अच्छी हूँ, अभी आई थी। समदन सा की तबीयत पूछने आई थी। बेटा समदन साहब को कमरे में ले जाओ और चाय नाश्ता करवाओ। बहुत दूर से आए तो थक गए होंगे। जी मम्मी जी, चलो मम्मी। तभी लड़की अपनी माँ को कमरे में ले जाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया कि नौकरानी वाले काम करोगी। अरे मम्मी, वो तो मम्मी जी की तबीयत खराब थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए जॉब से छुट्टी ली थी। इतने टाइम हो गया शादी को, अभी तक कहीं घूमने नहीं गई हो तुम। आज सास नाटक कर रही है तो तुमने छुट्टी ले ली जॉब से। कल सास और पति के चक्कर में तुम जॉब ही छोड़ दोगे और घर की नौकरानी बन जाओगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। देखो तुम्हारी ननद को कितने ऐशो आराम में रह रही है वो। हाँ माँ। लड़की की माँ की कही हुई बातें लड़की के मन में घर कर जाती है। फिर लड़की का बर्ताव ही बदल जाता है। वह घर का सारा काम करना छोड़ देती है और जॉब से लेट आना स्टार्ट कर देती है। एक दिन लड़के की माँ, बहू सुनो, बहू बहू सुनो बहू, आज मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। क्या तुम चाय नाश्ता बना दोगे सबके? आपकी हिम्मत कैसे है मम्मी जी मुझसे ये नौकरानी वाले काम करवाने की? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ, महीने के 2 लाख रुपए कमाती हूँ। मैं ये घर के नौकरानी वाले काम नहीं कर सकती। ये क्या हो गया है तुम्हें? माँ से कैसे बात कर रही हो? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम तो रहने ही दो, अपनी माँ की साइड मत लो। शादी को इतना टाइम हो गया, कहीं घुमाने तक नहीं लेके गए। अरे बेटा तुम रहने दो, तुम चाह जॉब पर मैं बना दूंगी चाय नाश्ता।
वक्त तक ऐसे ही घर में माहौल खराब रहता है। एक दिन लड़की की माँ और लड़की फोन पर बात करते हुए, हेलो, जय झूलेलाल बेटा। जय झूलेलाल माँ। कैसे हो, क्या कर रही हो? बस ठीक हूँ माँ, क्या बताऊँ आपको, घर के परेशान हो गए, घर के चिक चिक से रोज की। अरे क्या हुआ, मेरी बेटी को परेशान करते हैं, अब इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हाँ माँ। तभी माँ बेटी एक प्लान बनाते हैं। वह अपने ससुराल वालों पर लड़की झूठा दहेज का केस और घरेलू हिंसा का केस की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस में जाते हैं। तभी पुलिस ससुराल वालों को जेल ले जाने के लिए उनके घर जाती है। तुम अपनी बहू पर अत्याचार करते हो, उनसे दहेज मांगते हो, तुम्हें अब कानूनी सबक सिखाएगा, चलो पुलिस थाने। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर कुछ बात है तो घर बैठकर सुलझा लेते हैं। मम्मी जी, आपने भी तो मेरे को कहा था पीएच से पैसे लाओ और ये मेरे को मारा पीटा भी, अब आप पुलिस के सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो? फिर पुलिस को ले जाती है। फिर इस बीच में लड़के की बहन को ये पता चलता है तथा वो अपनी मम्मी और भाई की जमानत करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। तभी बहन की हालत देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। बहन, क्या हुआ तुम्हें? शरीर में ऐसे गांव जलने के निशान कैसे हुए? बेटा, क्या हुआ तुझे? हाँ, मुझे मेरे पति बहुत मारते और ससुराल वाले भी दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं और उन्होंने मुझे जलाने की भी कोशिश की। तभी लड़की और लड़की की माँ आते हैं। मैं ये केस वापस ले लूंगी अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे तो, और उन दोनों को वृद्धाश्रम भेज दोगे तो मैं ये केस वापस ले लूंगी। तुम्हारे दिमाग खराब हो गए? एक तो तुमने हमें झूठा इल्जाम लगाया और मुझे मेरे माँ बाप से दूर करना चाहती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी लड़के की माँ बोलती है, हे भगवान, कैसी दो राह पर खड़ा कर दिया है, जहाँ तो मेरी खुद की बहू ने झूठा केस किया है और दूसरी तरफ मेरी खुद की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। बेटी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा सब हो रहा है? माँ कैसे बताती, आपने ही तो कहा था कि ससुराल में थोड़ा बहुत कुछ हो तो सहन कर लेना, तो मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा। क्या फैसला है तुम्हारा? लड़के की माँ बीच में बोलते हुए, बेटा, हम चले जाएंगे यहाँ से, पर तुम और मेरा बेटा हमेशा खुश रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी काम किया करती थी। मैं 5 लाख रुपए महीना कमाती थी, पर जब मेरे सास ससुर ने बच्चों को मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने वहाँ नौकरी छोड़ दी। पर मैंने तुम्हें कभी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। बेटा, पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम अपने संस्कार कभी भी भूलो। कभी घर का काम कर भी लेते हैं तो नौकरानी नहीं बन जाते हैं। और बेटी, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मैंने तुम्हें बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाया, पर इस हद तक गलत सहना नहीं सिखाया। गलत सहना में अपने आप में सबसे बड़ी गलती है। जब तुम सही हो तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ठीक है माँ। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी, मैं नहीं। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। आपकी बातों ने मुझे गलती का एहसास करा दिया। मैं मेरी माँ की सिखावट में आके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, बच्चों हो तुम, बच्चों से गलतियां हो जाती है, पर कभी कान के कच्चे मत बनो। जी मम्मी जी। आज के समाज में हम लड़कियों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं, पर उनका कभी गलत फायदा मत उठाओ। आज तुम किसी के माँ बाप के साथ ऐसा करोगे तो कभी तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे क्या कि तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे? पर हाँ, गलत भी बर्दाश्त मत करो। हर वक्त किसी एक की गलती हो ऐसा जरूरी नहीं
सम्मान मंडल की मैं स्वागत